हेलो मेट्स, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को सब्सक्राइब करने की और साथ में ही एक स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि स्पॉयलर्स हर जगह होते हैं। तो चलिए आपका वक्त जरा भी बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थॉर लव एंड थंडर का रिव्यू मैंने पिछले वीडियो में किया है। इस वीडियो में मूवी की कहानी को सम अप करते हैं और एक आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि थॉर का फ्यूचर अब क्या होने वाला है। तो मूवी समरी एक एक करके मैं करूंगा। नंबर 1, मूवी की ओपनिंग सीन शुरू होता है गौर के साथ, जो अपनी बेटी को गोद में लेकर आगे बढ़ रहा है। कॉमिक बुक की ही तरह उसका प्लैनेट काफी बर्बाद हो चुका है, रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं, काफी बुरी हालत है, पीने के लिए पानी भी नहीं है और गौर के फैमिली मेंबर्स को नहीं दिखाया गया है, मतलब वो पहले ही मर चुके हैं। तो अपनी बेटी को साथ में लेकर वो घूमता रहता है और भगवान से दुआ करता रहता है, लेकिन उसकी बेटी बचती नहीं है, मर जाती है। उसके बेटी के मरने के बाद उसे वो दफना देता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है और उसे जंगल दिखता है, पानी की आवाज सुनाई देती है। वो आगे बढ़ता है और एक झरना बहता हुआ दिखता है और वहां पे जाके वो पानी पीता है। तो उस झरने के पास में ही एक देवता होते हैं, लाइट के देवता होते हैं, रोशनी के देवता, जो गौर पर हंसता है और उस देवता के साथ कुछ क्रिएचर्स होते हैं जो भी गौर पर हंसते हैं। लेकिन गौर उस देवता को पहचान लेता है और उससे कहता है कि आप क्यों नहीं आए हमारी मदद के लिए। तो देवता उस बात को इतना तवज्जो नहीं देता है। वो कहता है कि लोग ऐसे ही मरते रहते हैं, लोग मरेंगे तो नए लोग आएंगे और नए लोग फिर से भगवान की पूजा करेंगे। अपने पूजने वाले देवता के इन दोगले और खोखले बातों से गौर काफी सरप्राइज हो जाता है। वो दुख और पीड़ा दोनों महसूस करता है और उस देवता के पास में ही एक दूसरा देवता मरा हुआ हमें दिखता है। अब ये श्योर नहीं है वो देवता नल है या नहीं, लेकिन वहां पर पास में ही नेक्रोस्वॉर्ड भी पड़ा हुआ होता है। तो गौर जब इस देवता को थोड़ा सा बात सुना देता है तो ये देवता गौर को मारने की कोशिश करता है और तभी नेक्रोस्वॉर्ड गौर पर हावी होता है। गौर नेक्रोस्वॉर्ड को उठा लेता है और इस देवता को मार देता है और सौगंध लेता है कि वो हर देवता को मार देगा। तो इस सीन से मूवी की शुरुआत होती है और इस सीन में जो गॉड को एक स्वार्थी देवता दिखाया गया है वो आगे भी कंटिन्यू होता रहता है। नंबर 2, एंड गेम के इवेंट्स के बाद थॉर वर्कआउट करके अपनी बॉडी को रीगेन करता है, लेकिन ये बिना मोटिवेशन के वो कर लेता है। और ट्रेलर्स में हमें ये बताया जाता है कि थॉर ऐसा दिखाया गया था कि थॉर रिटायरमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मूवी में ऐसा नहीं था। थॉर अपनी बॉडी को रीगेन करके फिर से जंग लड़ रहा था और वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ होता है, लेकिन उनके साथ वो जुड़ नहीं पाता है, एक टीम की तरह काम नहीं करता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन थॉर हमेशा खुद ही अकेले ही सारे दुश्मनों को साफ कर देता है, जिस बात से गार्डियंस को बुरा लगता है और मूवी की शुरुआत में ही गार्डियंस थॉर से अलग हो जाते हैं। तो ये इंटरनेट पर थियरीज चल रही थी रिलीज से पहले कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और ये एक्शन होगा, वो एक्शन होगा। काफी अलग अलग थियरीज बन रही थी, लेकिन ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए था। मूवी में बस शुरुआत के सीन में ही गार्डियंस दिखे और बाद में वो दिखे ही नहीं। तो इस तरह से एक मेरे जैसे, आपके जैसे सीरियस मूवी फैन के इमोशन के साथ खिलवाड़ होता है, इमोशनली फूल बनाया जाता है, तो ये बुरा लगा। नंबर 3, जेन फोस्टर को एक काफी क्रिटिकल कैटेगरी का कैंसर होता है, लेकिन जेन की लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाया ही नहीं गया है। ऐसा कोई जेन के साथ, जेन के पास होता ही नहीं है। वो अकेले कैंसर को फेस कर रही है और वो म्योनीर के बारे में पढ़ती है, तो उसे पता चलता है कि म्योनीर ग्रेट हेल्थ भी प्रोवाइड करता है। तो वो न्यू एसगार्ड जाती है, जहाँ पर म्योनीर को एक म्यूजियम में जैसे पुराने और कीमती चीजों को प्रिजर्व रखा जाता है, वैसे ही म्योनीर को प्रिजर्व रखा जाता है एक जगह पर। और वहां पर जाते ही म्योनीर जुड़ने लगता है और जेन म्योनीर को उठा पाती है, क्योंकि थॉर ने म्योनीर को कहा था कि जेन का ख्याल रखना, और वो एक एन्चांटमेंट बन जाती है, इसलिए जेन म्योनीर को उठा पाती है। और सिर्फ उठा ही नहीं पाती है, कैप्टन अमेरिका ने जब म्योनीर को उठाया था तो उन्होंने सिर्फ म्योनीर को उठाया था, वो थॉर नहीं बने थे। लेकिन जेन यहाँ पर एक तरह से थॉर का फीमेल वर्जन ही बन जाती है। नंबर 4, गॉर को इटर्निटी में जाना है और इटर्निटी के दरवाजे को खोलना है और वहां पे जाके अपनी बेटी को फिर से जिंदा करना है। इसलिए गॉर बच्चों को अगवा करता है, क्योंकि इटर्निटी के दरवाजे को खोलने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत है और थॉर से जंग लड़के वो जीत नहीं सकता है, इसलिए वो बच्चों को अगवा करता है और अपने सीक्रेट जगह पर, एक स्पेस के सबसे अंधेरे जगह पर वो थॉर को बुलाता है एक तरह से और उससे स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है और इटर्निटी को खोलने की कोशिश करता है। ये एक थोड़ा सा कमजोर एक्ट होता है गौर की तरफ से, मेरा मानना है, क्योंकि गौर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और अपनी
बेटी को खोने के बाद ही वो देवताओं को मारने लगा। लेकिन वही गॉर बच्चों का इस्तेमाल करता है थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर छीनने के लिए। तो एक जो उम्दा लेवल का विलन हो सकता था उस बात को थोड़ा सा नीचे लेता है ये हरकत। तो स्क्रीन प्ले में थोड़े से चेंजेस किए जा सकते थे, लेकिन टाइका वाइटिटी ने ज्यादा कोशिश नहीं की। नंबर 5, थॉर, वेलकायरी और जेन सारी देवताओं से मदद मांगने के लिए मिलने जाता है, लेकिन कोई भी देवता थॉर की बात को सीरियसली नहीं लेता है। इवन ज्यूस बहुत ही ऊटपटांग सी हरकतें करता है। तो सारे देवता खोखले हैं, दोगले हैं, स्वार्थी है, ऐसा ही मूवी में दिखाया गया है, जो थोड़ा सा इरिटेट करता है। हर देवता करप्ट है ऐसा दिखाने की कोशिश की है टाइका वाइटिटी ने। लेकिन मून नाइट में हमने सीरियस देवताएं देखे थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी थॉर की मदद करने के लिए राजी नहीं होता है। और थॉर और वेलकायरी जेन फाइट करके ज्यूस का हथियार थंडरबोल्ट चुरा लेता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। नंबर 6, थंडरबोल्ट को ज्यूस से चुराया गया है। ये सीन दिखाकर 2 कनेक्टिविटी सेट की गई। एक तो आगे ज्यूस और थॉर के बीच फाइट होगी इस बात को लेकर, और दूसरा स्क्रीन प्ले को मैच कराने के लिए, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर गॉर ले लेता है और अब गॉर के पास पहुंचने के लिए थॉर को किसी एक वजह की जरूरत है, और वो है थंडरबोल्ट। तो हम ये मान सकते हैं कि थंडरबोल्ट भी एक तरह से बायफ्रोस्ट क्रिएट कर सकता है, और थंडरबोल्ट की मदद से थॉर इटर्निटी तक पहुंचता है, जहां पर गॉर इटर्निटी के दरवाजे को खोलने की कोशिश में लगा हुआ होता है, और बच्चे भी वही होते हैं। थॉर थंडरबोल्ट की मदद से सारे बच्चों में स्टॉर्म के पावर, लाइटनिंग के पावर्स प्रोवाइड कर देता है, और एक फाइट होती है गॉर के अंधेरे काले साए वाले राक्षसों और बच्चों के बीच। लेकिन इसमें एक प्लॉट होल है कि थॉर थंडरबोल्ट की मदद से इटर्निटी तक पहुंच जाता है, लेकिन बाद में थॉर की मदद के लिए जेन भी पहुंचती है म्योनिर को लेकर वेलकायरी की हॉर्स में बैठकर। लेकिन वेलकायरी की हॉर्स बायफ्रोस्ट कैसे कर पाती है, ये एक प्लॉट होल मुझे लग रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी है तो कमेंट्स में बताइएगा। अब जेन जब थॉर की मदद करने के लिए वहां जाती है तो उससे पहले वो अस्पताल में थी, क्योंकि जितनी बार वो म्योनिर को यूज करती है, म्योनिर का यूज खत्म होते ही वो और ज्यादा उसकी हालत बिगड़ जाती, तो वो काफी बुरी हालत में भी म्योनिर को उठाती है और थॉर की मदद करती है, गॉर को हरा देती है, नेक्रोसॉर्ड को तोड़ देती है और लगभग गॉर को मार ही देती है। लेकिन तब तक इटर्निटी का दरवाजा खुल जाता है और गॉर उसके अंदर होता है। वहां पर एक क्रिएचर दिखता है जिसका लुक सेलेस्टियल की तरह होता है, और वहां जाकर गॉर अपनी बेटी को जिंदा करने की रिक्वेस्ट करता है, और उसके रिक्वेस्ट से गॉर की बेटी जिंदा हो जाती है। लेकिन गॉर मरने लगता है, इधर जेन भी मरने लगती है, और गॉर की बेटी को गॉर थॉर को दे देता है पालने के लिए, और जेन भी थॉर से कहती है कि तुम इसका ख्याल रखना, गॉर भी कहता है तुम इसका ख्याल रखना, और दोनों मर जाते हैं। पूरी मूवी में शुरुआत से लेकर आखिरी तक भर भर के चीप कॉमेडी करने के बाद आखिर में अचानक से बहुत सारे ट्रैजिक मोमेंट्स थॉर के लिए क्रिएट कर दिए जाते हैं। लेकिन थॉर प्यार को चुनता है और गॉर की बेटी को अपने साथ रखता है, और दोनों लव और थंडर कहलाते हैं। पता नहीं कैसा लॉजिक हुआ ये, और दोनों कमजोरों की मदद करने निकल पड़ते हैं। तो इस तरह से एंडिंग होती है मूवी की। तो ये था मूवी समरी। अब मुझे लगता है कि थॉर का फ्यूचर कुछ इस तरह से मार्वल आगे ले जाएगी कि थॉर के पास अब एक ही वजह है, वो है ये छोटी सी बच्ची जिसको थॉर ट्रेन करेगा, और वो आगे जाके वो बच्ची एक लेडी थॉर बनेगी जो म्योनिर भी उठा पाएगी, स्टॉर्म ब्रेकर का भी इस्तेमाल करेगी। और थॉर के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो एक मर्सीलेस असैसिन की तरह एक्ट करेगा, वो एक किंग थॉर की तरह बनेगा आगे जाके। थोड़ा सा वुल्वरीन का जिस तरह से एंडिंग हुआ था उस तरह का वाइब मार्वल क्रिएट करने की कोशिश करेगी थॉर के साथ। एक बूढ़ा थॉर हमें दिखेगा जो काफी खतरनाक होगा, काफी एक्शन करेगा बहुत ज्यादा। और आखिर के एंड क्रेडिट्स के 2 सीन में ये दिखाए गए हैं कि ज्यूस गुस्से में है, उसे थंडरबोल्ट चाहिए, और हरक्यूलिस को वो कह रहा है कि फिर से देवताओं के लिए लोगों के मन में डर पैदा होना चाहिए। तो थॉर 5 में गॉड्स आएंगे थॉर से बदला लेने, और एक तरह से गॉड वर्स होगा, थॉर दूसरे गॉड से लड़ाई करेगा, फाइट्स करेगा। सो बेसिकली मार्वल थॉर को एक ट्रम्प कार्ड की तरह रखेगा, ताकि जब भी बॉक्स ऑफिस में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो वो थॉर को वापस ले आए और फैन मोमेंट्स क्रिएट करे, फैन को इमोशनल कर दे ताकि मूवीज चले। और पूरी मूवी में नेक्रोसवॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी गई। नल का तो इतना रेफरेंस दिया ही नहीं गया। नेक्रोसवॉर्ड जैसा खतरनाक हथियार बहुत इजीली खत्म हो गया। और आखिर में वेलहेला दिखाया गया है। वेलहेला एक तरह से एसगार्डियन लोगों का आफ्टर लाइफ है, जैसा मून नाइट में हमने देखा था एक आफ्टर लाइफ, एक रियल्म हमने देखा था। ठीक उसी तरह से वेलहेला एक आफ्टर लाइफ रियल्म है जहाँ पर जेन है, जहाँ पर हेमडाल को भी दिखाया गया है। सो आगे जेन और हेमडाल दोनों ही हमें दिखते रहेंगे, अपीयरेंस कैमियो अपीयरेंस होता रहेगा। सो थॉर का फ्यूचर आगे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। यंग अवेंजर्स सेट करने में लगा
हुआ है मार्वल, तो थॉर भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है। और एक इम्पोर्टेंट बात, मूवी में 2 सीन्स हैं। एक सीन में आखिर के एक सीन में कॉर्ग को उसका मेल पार्टनर मिलता है जिसके साथ वो ज्वालामुखी के अंदर जाएगा और बच्चे पैदा करेगा। और दूसरे एक सीन में ज्यूस की सभा में थंडरबोल्ट को लेने के बाद जब वापस थॉर आ रहा होता है, उस वक्त वेलकायरी ज्यूस के सभा की एक खूबसूरत लड़की के हाथों को किस करती है। तो इन 2 सीन्स के जरिए होमोसेक्सुअलिटी को टीज किया गया है। अब मुझे होमोसेक्सुअलिटी से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है PG-13 वाले कॉन्सेप्ट से। मार्वल के जो एक्शन पैक्ड कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को मार्वल PG-13 में ले आना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल द पनिशर। नेटफ्लिक्स में हमने द पनिशर सीरीज देखा है, सीजन 1 सीजन 2, और उस कैरेक्टर में जॉन बर्नथेल ने जान डाल दी है। फ्रैंक कैसल के कैरेक्टर को बहुत हाई लेवल निभाया है जॉन बर्नथेल ने। एक ऐसी आग लगाई है उस कैरेक्टर में जिसकी लपटें बहुत दिनों तक उठती रहेंगी। शायद ही कोई एक्टर आगे जाके उस कैरेक्टर को जॉन बर्नथेल से ज्यादा अच्छे से निभा पाए। लेकिन मार्वल द पनिशर कैरेक्टर को अगर वापस से ले आता भी है तो उसे PG-13 बना देगा, R-rated नहीं बनाएगा। तो मुझे यही दिक्कत है कि थॉर लव एंड थंडर में काफी बच्चों को दिखाया गया है, और बच्चे जब मूवी को देखने सिनेमाघर में जाएंगे, इनफैक्ट मेरे पहचान वाले काफी बच्चे गए हैं मूवी को देखने, तो वो जब सिनेमाघर से वापस लौटेंगे तो वो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर ज्ञान लेकर लौटेंगे। तो ये मार्वल जो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, उससे अच्छा कि वो एक्शन के ऊपर फोकस करे, ब्रूटल सीन्स को वो रखे अगर जरूरी है तो, क्योंकि द पनिशर सीरीज में ब्रूटैलिटी उस सीरीज का सोल है, आत्मा है उस सीरीज का। फ्रैंक कैसल जाना ही जाता है ब्रूटल एक्शंस के, तो मार्वल होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। इटर्नल्स में भी सीन थे, लेकिन वो कहानी और एक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। तो मार्वल, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दीजिए, सोचिए आप लोग एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा उसके ऊपर फोकस कीजिए। इंटरनेट के हाइप पे ज्यादा मत जाइए, मेरे वीडियोस को कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं फैक्ट्स और रियलिटीज के ऊपर बेस करके वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। अगर मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने बडीज के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।